नमस्ते भाई। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे एस्पिरेंट है जो क्लास में आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एक नया दिन और नए दिन की शुरुआत। 11 सितंबर आज तारीख है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 नहीं 11 ही है आज। 11 सितंबर आज क्लास तारीख है और सभी की सभी आप सभी बिल्कुल सेट होंगे। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास में आ चुके हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत। दीपांशु है, अंकुश है, टिंकू है, विकास है, धीरज है, कमल है, जानी है, मोहित है, रचित है, काफी सारे बच्चे क्लास में आ चुके हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में ये पहली क्लास होने आपकी जा रही है। ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। आपके हिस्ट्री के 3 पोर्शन होते हैं जिसके बारे में हम अब से पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो आज पहली बार मेरी इस क्लास में आए होंगे, क्योंकि जब एक नया सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारी आप लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें आप लोगों की जुड़ी होती हैं। ठीक है, अक्टूबर है, अच्छा आज 11 अक्टूबर है। ठीक है भाई, चलो यार मन से क्या ही फर्क पड़ता है। आज 11 अक्टूबर है, मैंने मान लिया 11 अक्टूबर 2023 सुबह के 9:10 क्लास पूरी तरीके से लाइव है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री इतिहास। इसको आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं मैं। उम्मीद करता हूं आप मेरा नाम जानते होंगे। अगर आप मेरा नाम नहीं जानते हैं तो फिर आपकी जीएस को और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। कंप्लीट थ्योरी बैच रहेगा जिसके अंदर मैं पहले आप लोगों को थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद एमसीक्यूएस कॉन्सेप्चुअल्स के ऊपर बीच बीच में कभी कभी बात करते रहेंगे, और इसके बाद जो डाउट सेशन होगा वो एवरी सेशन की लास्ट 5 मिनट्स में। एवरी सेशन, जब भी मैं कोई सेशन लूंगा तो उसकी लास्ट 5 मिनट्स में मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा आप लोगों के सामने। हर एक 5 मिनट आप लोगों के लिए रहेंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है सर, आपको कोल्ड हो रहा है? नहीं भाई, मैं बातें ऐसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। क्लियर है जी? हाँ, बिल्कुल चीजें क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है, कोई मसला नहीं है। हल्का सा मैं आप लोगों को एक अबाउट बता देता हूं। बेसिकली अबाउट क्या है, ठीक है, थोड़ा सा अबाउट बता देते हैं। ठीक, चलो। देखो मेरे बच्चों, मेरे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, बहुत इजीली मेरी बात को सुनो। बोर्ड पर लिख रहा हूं, जो बच्चे देख रहे हैं पहले वो सुन लो। ये क्लास एक एक्स्ट्रा क्लास है, दिस इज ए एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास का रीजन बताऊंगा आपको। बार बार मतलब मैसेज मत करना, सेम चीज, दिस इज ए एक्स्ट्रा क्लास। आप लोगों की जो क्लास रेगुलरली मैं ले रहा हूं वो क्लास में लूंगा ही। ये क्लास आप लोगों के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा इनपुट के तौर पर दी जाने वाली है। समझ में आई बात? दिस इज काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास। एक दिन में मैं आपकी एक क्लास की जगह अब मैं आपकी 2 क्लासेस लूंगा। ठीक है, आप लोगों के सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए। समझ में आई बात? अब बार बार यही मत कहना कि सर हमारा वो नहीं हुआ है, आप वो करा रहे थे, वो खत्म नहीं हुआ है। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लास। मतलब मैं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं है ये। मैं बता रहा हूं कि मैं अपने हिसाब से आप लोगों को 2 क्लास पढ़ाऊंगा। इतिहास जो होता है बेसिकली, ठीक है, बेसिकली जो इतिहास होता है यानी बेसिकली जो आपकी हिस्ट्री होती है, ठीक है, इसके बारे में हल्का सा अबाउट देख लो जो बच्चा पहली बार है वो। ठीक है, चलिए। आपकी जो क्लासेस रेगुलर लेता हूं मैं वो क्लास में टाइम पर ही लूंगा। ठीक है, उसी टाइम पे आप लोगों का एग्जाम है, आपको मेरे हिसाब से आप और भी एग्जाम है जो आपको देने हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे हो जो जिसको और भी एग्जाम देने हो। सिलेबस को जल्दी करना जरूरी भी है। ठीक है, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा, मैं बस अपने ऊपर एफर्ट डाल रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप मेरे लिए क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूं चीजें। ठीक है, इतिहास के बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, इतिहास के बेसिकली कितने पोर्शन होते हैं? सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। एक पोर्शन होता है मेरे भाई मेडिवल, और एक होता है आपका मॉडर्न। ठीक है, मॉडर्न। अगर मैं बात करूं सर हिस्ट्री, बेसिकली इन सबको हिस्ट्री ही क्यों कहते हैं? वेल, इसके ऊपर मैं पहले से डिस्क्राइब कर चुका हूं, लेकिन फिर भी क्लास में आने की वजह से मैं आपको बढ़िया तरीके से चीजों को डिस्क्राइब कर देता हूं। हिस्ट्री बेसिकली जो है, आपको बताऊं इसका उद्गम कहां से होता है, एज ए सब्जेक्ट इसका उद्गम कहां से होता है। देखो, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है। ठीक है, एक ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है हिस्टोरिया। तो वहां से बेसिकली आपको ये हिस्ट्री देखने को मिलती है। किस भाषा का शब्द है सर? ग्रीक भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया, वहां से देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, एक ग्रीक लेखक हुआ करते थे, ठीक है, हिस्टोरिया, यहां से ये हिस्ट्री निकली है। एक ग्रीक लेखक हुआ करते थे जिनका नाम है हेरोडोटस। जिनका नाम क्या? हेरोडोटस।
हेरोडोटस। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी है, हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी है? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। अच्छा, आप सभी को वो पता है ना, मतलब मेरी एक वीडियो है, ठीक है, मेरी पर्सनल एक वीडियो है जो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर थी, उसमें भी मैंने बताया था हिस्टोरिका बुक का हल्का सा अबाउट मैंने आपको दिया था। ठीक है, हल्का सा अबाउट मैंने आप लोगों को दिया था हिस्टोरिका के बारे में। हिस्टोरिका वो बुक है जिसमें पहली बार हिंदुस्तान को इंडिया कहकर बोला गया था। और ये जो बुक है, ठीक है, हिस्टोरिका, इसको लिखा किसने? ये बुक जो लिखी है सर, ये हेरोडोटस ने लिखी है। इसके अंदर बेसिकली इतिहास को एक विषय के तौर पर माना गया है। इतिहास को एक विषय माना गया है। क्या माना गया? इतिहास को एक विषय यानी सब्जेक्ट माना गया है। इतिहास को एक विषय यानी सब्जेक्ट माना गया। सब्जेक्ट माना गया। इतिहास को क्या माना गया? इतिहास को एक विषय यानी एक सब्जेक्ट माना गया है। ठीक है, चलिए, सिंपल, जी हाँ सिंपल, बिल्कुल, चीजें क्लियर हैं। इसी वजह से जो हेरोडोटस है इसको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। हेरोडोटस को क्या बोलते हैं सर? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास के पिता या इतिहास के जनक, अच्छा शब्द है, इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस कहां का रहने वाला था? दैट्स वाज बेसिकली ए ग्रीकियन, एक ग्रीक का था। ठीक है, चलिए, जी हाँ, मैंने आपको अपने इंस्टाग्राम पे बताया था हिस्टोरिका के बारे में जब इंडिया वर्सेस भारत की बहस चल रही थी। ठीक है, जो बच्चा क्लास में बाद में जुड़ा है कृपया करके क्लास में शुरुआत से जुड़ जाए। बाद में आने वाले बच्चे जितने भी हैं वो बाद में आके शोर मचाएंगे, इससे अच्छा है कि आप पीछे जाएं और देख लें। ठीक है, चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपका मॉडर्न का, तो मेरी बात को बड़े गौर से समझो। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगर बेटा आप इसी तरीके से कमेंट करते रहेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो, तो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम बातें बताना आपको शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आपको, सॉरी बेटा, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हल्का सा बता देता हूं। एंशिएंट हिस्ट्री क्या होती है? बेसिकली ये वो समय है जिसमें कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, जिसमें दो तरीके के आपको इतिहास देखने को मिलते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में वो समय है जहां आपको तीन तरीके के बेसिकली इतिहास देखने को मिलते हैं। अब ये तीन तरीके के इतिहास आपके कौन कौन से हैं? एक तो होता है प्री हिस्टोरिक, एक प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है आपका जो लास्ट है हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट अगर हम देखें तो इसके तीन हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? सबसे पहले प्री हिस्टोरिक, ठीक है, एक प्रोटो हिस्टोरिक और लास्ट है आपका हिस्टोरिक पीरियड। डायरेक्टली लिख लो, इसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। डायरेक्टली इसको लिख लो कि इसको हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का। ठीक है, चलिए, इसकी बात करें, इसको बोलते हैं प्रागैतिहासिक। प्री हिस्ट्री को आप क्या बोलेंगे? प्री हिस्ट्री को आप बोलेंगे प्रागैतिहासिक, इसको ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, इसको बोलेंगे ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, लेकिन प्रोटो से याद रखोगे तो बेटर है। इसको बोलते हैं ऐतिहासिक। ये तीन पीरियड आपने देखे? हाँ सर, तीनों पीरियड हमने देख लिए, कोई यहां तक मसला नहीं है। ठीक है, कोई यहां तक मसला नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा जो आपका प्री हिस्टोरिक एज होता है, प्री हिस्ट्री कहा जाता है, इसके अंदर आपकी दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो स्टोन एज आपको देखने को मिलती है, एक आपको कॉपर एज देखने को मिलती है। क्या क्या? एक तो आपको स्टोन एज देखने को मिलती है और एक आपको कॉपर एज देखने को मिलती है। ठीक है, इस वाले हिस्से के अंदर आपको दो चीजें, या फिर ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं नेक्स्ट पेज पे ये सेम चीज लिख देता हूं। ठीक है, प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्टोरिक के बारे में, प्राग ऐतिहासिक के बारे में आपको बता देते हैं। सर इसके अंदर आपको दो हिस्से देखने को मिलते हैं। इसके अंदर कितने हिस्से देखने को मिलते हैं? दो हिस्से। एक आपको देखने को मिलता है स्टोन एज, एक आपको देखने को मिलता है कॉपर एज। एक आपको देखने को मिलता है स्टोन एज, एक आपको देखने को मिलता है कॉपर एज। इसके अलावा जो स्टोन एज होती है उसके भी तीन हिस्से आपको देखने को मिलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पाषाण काल, इसको बोलते हैं ताम्रकाल, ताम्र यानी कॉपर,
ताम्रकाल। अब इसके आपको 3 हिस्से देखने को मिलते हैं स्टोन एज के। स्टोन एज के आपको कितने हिस्से देखने को मिलते हैं? स्टोन एज के, स्टोन एज को आपको 3 हिस्से देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? अब स्टोन एज के वो 3 हिस्से कौन कौन से हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं? बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिए। स्टोन एज के 3 हिस्से आपको कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं? सबसे पहले स्टोन एज में आपको देखने को मिलता है पैलोलिथिक, फिर मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। पैलोलिथिक, पैलोलिथिक, फिर मेसोलिथिक और फिर नियोलिथिक। नियोलिथिक मिलकर 3 हिस्से, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। लेकिन जितने ऐसे बच्चे हैं जिनको बेसिकली इसका मतलब हिंदी में जानना है, सभी को पता है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। लिख लो भाई, इसको बोलते हैं पुरा पाषाण, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और इसको बोलते हैं नव पाषाण। नव पाषाण। क्लियर? हाँ जी। जो अब आपका कॉपर एज आता है, कॉपर एज बहुत जरूरी है क्योंकि कॉपर एज ही आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां देता है जिसकी वजह से आज की डेट में आप इतिहास को जान पाते हैं। ठीक है? जिसकी वजह से आज आप इतिहास को जान पाते हैं। बेसिकली इसके बारे में हम बात कर लेंगे। ये होता है 3 मतलब अब सभी का, अगर मैं काल की बात करूं तो पहले प्री हिस्ट्री के बाद जो प्रोटो हिस्टोरिक है इसको भी देख लीजिए। इसमें भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रोटो हिस्टोरिक, ठीक है, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। अति ऐतिहासिक, अति ऐतिहासिक देख लीजिए। सबसे पुराना है प्रागैत ऐतिहासिक। ठीक है, याद देख लेना। इसके अंदर आपको 2 चीजें देखने को मिलती है प्रोटो हिस्टोरिक के अंदर। ठीक है, 2 चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब 2 चीजें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? सर 2 चीजों में सबसे पहले आपको देखने को मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम। कौन सा टाइम देखने को मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम आपको देखने को मिलता है। और इसके अलावा वैदिक सभ्यता का टाइम आपको देखने को मिलता है। 2 टाइम, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। एक तो आपको देखने को मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता और एक आपको देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। ठीक है, चलो बहुत ध्यान से इस चीज को भी लिख लीजिए, सभ्यता। ठीक है, चलो सिंधु घाटी यानी इसको बोलते हैं इंडस वैली। ठीक है, और वैदिक सभ्यता को बेसिकली वैदिक कल्चर बोलते हैं। ठीक है, वैदिक कल्चर बोलते हैं। इसके बाद आपका जो अंतिम बचता है वो ऐतिहासिक काल बचता है, यानी हिस्टोरिक एज बचती है। हिस्टोरिक एज बचती है, हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक समय। ऐतिहासिक समय। अब सबसे जरूरी बात यह आती है कि सर ये कब से कब तक थी, और इसको लेकर हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक अलग मत होता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अपना अलग अलग एक मत होता है किस तरीके से चीजें इसमें चलती हैं। ठीक है, तो इजी सी शब्दों में अगर मैं बात बताऊं जो बहुत ही इजी लेवल पे आपको समझ लेनी है कि जितना समय अभी तक हम लोग कैलकुलेट कर पाए हैं, जितना समय हम लोग अभी तक कैलकुलेट कर पाए हैं, यानी 5 लाख साल मान लो आप। ठीक है, 5 लाख साल से लेके लगभग 8000 साल तक आपको पैलियोलिथिक देखने को मिलता है। ठीक है, मान के चलो 5 लाख साल पुरानी जितनी भी बातें वहां से लेके और तकरीबन 8000 बीसी तक। ठीक है, बीसी तक आपको क्या देखने को मिलता है? सब पूरा पाषाण देखने को मिलता है। उसके बाद 8000 बीसी तक ये देखने को मिल गया। उसके बाद आगे बढ़िए, 8000 बीसी से आगे आओ, 8000 बीसी से आगे आओ। ठीक है, 8000 बीसी से आगे आओ। 8000 से लेकर 4000 के बीच में मेसोलिथिक देखने को मिलता है। 8000 से लेकर बीसी से लेकर या बीसी से लेकर 4000 के बीच में आपको मध्य पाषाण देखने को मिलता है। और उसके बाद 4000 से लेकर लगभग 2000 के आसपास का जो एरिया या 2500 के आसपास का जो एरिया वो आपको इसमें देखने को मिलता है। 2500 के आसपास का जो एरिया है वो बीसी में आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? जी हाँ, बीसी में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फिर से कॉपर एज की शुरुआत कब होती है? बहुत बढ़िया भाई,
कॉपर एज की शुरुआत कब होती है, ठीक है, कॉपर एज की शुरुआत कब होती है, ये है बेसिकली आपका कॉपर एज। आपने देखा जो कॉपर एज है, कॉपर एज वो टाइम है जब कॉपर की खोज हो चुकी थी, ठीक है। तो अब बहुत ये क्रूशियल सा पॉइंट है, देखो न्यूलिथिक का बहुत सारा ऐसा टाइम था जो कॉपर एज में भी गुजरा, ठीक है, न्यूलिथिक का बहुत सारा ऐसा टाइम था जो कॉपर एज में भी गुजरा। तो इसलिए याद रख लेना कि 3000 से लेके 2000 का जो समय था, 1000 वर्षों का जो समय था, ये आपको देखने को मिलता है कॉपर एज में। सिंधु घाटी सभ्यता आपकी कब पनपी, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप याद रखेंगे कब से कब तक ये पनपी है, तो 2500 से लेकर 1750 तक आपकी तकरीबन पनपती आपको देखने को मिलती है। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक आपको पनपती हुई देखने को मिलती है। इसके बाद वैदिक सभ्यता जो है 1750 बीसी से लेके और लगभग 600 बीसी तक आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद का जितना भी टाइम है, ठीक है, यानी 600 बीसी से लेके 600 बीसी से लेके और लगभग 700, ठीक है, 11 एडी तक, ठीक है, ये जितना भी समय है ये आपका क्या है सर, ये ऐतिहासिक है, ठीक है, ये है आपका एंशिएंट। हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, बस आपको बताया है मोटा मोटा सा, ये एंशिएंट हिस्ट्री होती है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन दिया व्हाट इज बेसिकली हिस्ट्री। इसके अंदर एक शब्द है बीसी, बार बार आ रहा है, ठीक है, चलिए बीसी। एक और चीज, इसकी जो डेट्स हैं, ठीक है, ईयर्स हैं, ईयर्स के बारे में एक डिस्क्लेमर है, बहुत ध्यान से समझ लेना। ईयर्स अलग अलग होती हैं, हर एक बुक में आपको अलग अलग ईयर्स देखने को मिलती हैं, अलग अलग होती हैं, कई जगह अलग अलग होती हैं, प्रत्येक बुक में अलग अलग होती हैं, ठीक है, लेखकों के अनुसार, लेखकों के अनुसार। कौन सी ईयर्स की बात कर रहा हूं भाई, मैं इन ईयर्स की बात कर रहा हूं, ये जो 5 लाख से 8,000 लिखवाई, ये अलग अलग लेखकों के द्वारा ये अलग अलग मानी जाती हैं। तो मेरे बच्चे ये सारी की सारी जो डेट्स मैंने लिखवाई हैं, ये मेरे अकॉर्डिंग या जहां से भी मैं कभी पढ़ा होऊंगा, जहां से मैंने चीजों को कलेक्ट किया होगा, वहां के अकॉर्डिंग ये सही है। अगर आपके अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग इनको मान सकते हैं, ये कभी एग्जाम में आपसे नहीं पूछी जाएंगी, रेयर चांसेस हैं। अब आप लोगों के दिमाग में बस एक चीज आएगी, सर ये बीसी और एडी आखिरकार है क्या, व्हाट इज बीसी एंड एडी। तो बीसी एंड एडी के बारे में आप समझ सकते हैं, बीसी बोलते हैं बिफोर, ठीक है, मतलब एक चीज समझो, हमने क्या माना कि क्रिश्चियनिटी को हम बहुत ज्यादा फॉलो कर, हम लोग वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, मैं ही नहीं, हम क्यों फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है वेस्टर्न कल्चर हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभावी है, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एरा, जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया उनकी वजह से, ठीक है। तो मैं बेसिकली बस एक लाइन सी ड्रॉ करूंगा अगर आप लोगों के सामने, तो ये है समय की लाइन, ये जो तिरछी हो गई है ठीक है, तो समय की लाइन सीधी होनी चाहिए, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है। और क्या आपको लगता है मैं सीधी लाइन खींच पाऊंगा, नहीं खींच पाया, पर कोई बात नहीं, ठीक है यार, मैं पेन से खींचूं, चलो छोड़ो यार, ठीक है, ये समय है बेसिकली। तो इसके अंदर हमने एक मीन टाइम मान लिया है, ये हमने अपनी तरफ से माना है, बेसिकली क्रिश्चियंस ने इसको माना था कि इसमें हुआ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस, क्योंकि हम सब क्रिश्चियन ग्रिगोरियन कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, जिस वजह से ये बात है, ठीक है। तो इससे पुराना जो समय था, ठीक है, यहां पे जीसस क्राइस्ट का जो है बर्थ हुआ है, तो इनसे पुराना जितना भी समय था उसको बीसी से डिनोट किया जाता है, इससे आगे का समय एडी से डिनोट किया जाता है, ठीक है, एडी से डिनोट किया जाता है। अब बहुत ध्यान से, बीसी के फुल फॉर्म को अगर मैं बताऊं, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी इनके जन्म से पहले, यानी जो जीसस के जन्म से पहले, ठीक है, जन्म से पहले, जन्म से पहले की बात है, ठीक है भाई, ठीक है, जन्म से पहले की बात है। और एडी का मतलब क्या होता है, जन्म के बाद या जन्म के साथ, इसका एक फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनो, एनो इसको बोलते हैं, ठीक है, जीसस के जन्म के साथ, जीसस के जन्म के साथ, इसका एक्चुअल मीनिंग ये आता है, ठीक है, चलो। लेकिन सर फिर सीई क्या होता है, क्योंकि अगर मैं आज की डेट बताऊं, आज की डेट क्या है सर, आज है 10 अक्टूबर, ठीक है, सॉरी 11 अक्टूबर, आज है 11 अक्टूबर 2023, या अगर मैं ईयर में अगर आज की डेट पूछूं तो मैं लिख सकता हूं 2023 एडी लिख सकता हूं, जी हां 2023 एडी लिख सकता हूं, या 2023 सीई भी लिख सकता हूं, सीई भी लिख सकता हूं। इस सीई का मतलब क्या है, बेसिकली एक और टर्मिनोलॉजी है जो हमारे यहां पे यूज की जाती है, उसको बोलते हैं सीई, यानी कॉमन एरा, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोला जाता है, कॉमन एरा,
ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसको कॉमन एरा बोला जाता है, इसी वजह से यहां बीसीई भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, बीसीई लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, इसको आम युग के तौर पर, एरा मतलब युग के लिए डिनोट किया जाता है, लेकिन इंग्लिश हिंदी दोनों की सेम है, तो इसको इसी तरीके से आप रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, इस तरीके से समय चलता है, आज की डेट में ये चल रहा है। अब दोबारा से आते हैं हम जहां से मैंने शुरुआत की थी ये बताने से, कि मेरे भाई इतिहास जो होता है बेसिकली वो इस तरीके से आपका बटा हुआ है, क्योंकि ये चीज मैंने अभी आपको आगे लिख दी है, इस वजह से मैं एंशिएंट हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो यहां से मिटा रहा हूं, क्योंकि ये सेम चीज मैंने आप लोगों के लिए आगे लिख दी है। लिखी है कि नहीं लिखी? हाँ सर लिख दी है, इसी वजह से मैं यहां से मिटा दे, सो दैट कि आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाऊं। तो ये वाला जो टाइम था मैंने कितना बताया आपको, 5 लाख से लेके 5 लाख बीसीई से लेकर और 711 एडी तक का जो समय है वो क्या होता है सर, वो एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास होता है। क्लियर? जी हां। इसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत जो होता है मेरे बच्चे, वो होता है आपका 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद जो आपका मॉडर्न एरा होता है बेसिकली वो 1707 से लेकर और 1947 तक होता है। इसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, या इसको आधुनिक भारत भी बोला जा सकता है, आधुनिक भारत भी बोला जा सकता है। क्लियर? हाँ, इन दोनों के मध्य एक मिसलेनियस पॉइंट भी देखने को मिलता है। अब वो मिसलेनियस पॉइंट मेरे बच्चे बड़े गौर से समझिए, मैं उसको अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड, या तो आप प्री मॉडर्न बोल लो या उसके पोस्ट मेडिवल बोल लो, लेकिन पोस्ट मेडिवल कहना सही है, पोस्ट मेडिवल कहना सही है, पोस्ट मेडिवल कहना सही है। जब आप सिविल्स वगैरह की प्रिपरेशन के लिए जाओगे तो वहां बच्चों को डराया जाता है, ठीक है, पोस्ट मेडिवल यानी उत्तर मध्यकालीन। ठीक है, तो इस तरीके के शब्द इस्तेमाल में लाए जाते हैं, उत्तर मध्यकालीन, उत्तर मध्यकालीन। ये कौन सा समय होता है बेसिकली सर? उत्तर मध्यकालीन जो समय होता है ना, इसको 1707 से 1857 तक लिखा जाता है। कुछ बुक वाले इसी पोस्ट मेडिवल को प्री मॉडर्न बोलते हैं, इसी को प्री मॉडर्न भी बोला जाता है, प्री मॉडर्न बोला जाता है, यानी प्रारंभिक आधुनिक, प्रारंभिक आधुनिक भारत, आधुनिक भारत बोला जाता है। ठीक है, चलो मैं अभी वर्तमान में रोज रेगुलर आपकी क्लास 9 बजे से 10 बजे के बीच में लूंगा, और मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा 9 बजे से 10 बजे के बीच में मेरे बच्चे? 9 बजे से 10 बजे के बीच में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। क्लियर? हाँ जी, हम इससे शुरुआत कर रहे हैं, आधुनिक भारत से हम चीजों के स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक और चीज, आप में से जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनमें 1 मिनट का भी पेशेंस नहीं है, जो क्लास में आके अपनी हरकतों को दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि सर अनुशासन नाम की चीज हम खो चुके हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, ये क्लास मैंने अपनी तरफ से लगाई है। जो क्लास मैं आपकी रेगुलर ले रहा हूं वो क्लास में रेगुलर ऑन टाइम ही लूंगा। इस क्लास को मैंने अपनी तरफ से एड ऑन कराया है, सो दैट कि आपके सिलेबस की कंप्लीशन में थोड़ी तेजी आए और आपके लिए ज्यादा चीजें हो पाए। क्या फायदा अगर आपके सिलेबस के लिए आपको रिवीजन का समय ही ना मिले? तो ऐसी बात बार बार मत करो कि क्लास का टाइम इधर से उधर क्यों कर दिया। मेरे बच्चे दिस टाइम, ये टाइम जो था मेरे पास, ये पहले किसी और बैच में था, अब मैं इस टाइम फ्री हो गया था, मैंने अपने आप को फ्री रखना मंजूर नहीं किया और मैंने बेसिकली आप लोगों के लिए क्लास लगवा दी एक्स्ट्रा में अपनी तरफ से, लेकिन आपके लिए एज ए बैच ये पूरी रहेगी। इस बैच के अंदर मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वो पोर्शन कवर कराऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। और दूसरी बात उन बच्चों के लिए कि सर क्या ये क्लास अवेलेबल रहेंगी या नहीं रहेंगी, ये क्लास अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो।
बार बार इस तरीके के सवाल मत किया करो। अब हम बात करते सबसे जरूरी, सर क्या क्या इसका सिलेबस होगा। ये सिलेबस है इसका, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कवर करने वाले हैं। एक बार देख लो, अराइवल ऑफ फॉरेनर्स कंपनी इन इंडिया, यानी भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। इसके बाद राइज ऑफ रीजनल स्टेट एंड यूरोपियन पावर, क्षेत्रीय राज्यों और यूरोपीय शक्तियों का उदय। इसके बाद आपको एक्सपेंशन ऑफ ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशन पढ़ना है। रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ना है, इसके जितने भी फैक्टर्स है वो पढ़ने हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने जो 1905 से हुए। इसके बाद बंगाल डिवीजन पढ़ना है जो 1905 में हुआ। इसके बाद गांधीयन एरा पढ़नी है, 1915 से शुरू होती है। इसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट्स पढ़ने हैं जो 1915 से ही शुरू माने जाते हैं। इसके बाद इंपोर्टेंट ईयर्स पढ़नी है जो 1857 से 1947 के बीच में रही। ठीक है, चलिए चलिए, ठीक है, चलिए, क्लियर। चलो, तो ये बेसिकली आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन होता है। चलिए, अब एक बच्चा देखो, नाम प्रभु है, हरकतें बिल्कुल गधों वाली हैं। कह रहा है कि सर इंग्लिश में समझा दिया करो, नाम प्रभु हरकतें गधों वाली। इस गधे को ये नहीं दिख रहा कि यहां इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा है, पर नहीं, मैं तो इंग्लिश कहूंगा। क्यों? अरे सर लेवल बनता है इंग्लिश से। मेरे बच्चे एक बार ये बता ना, इंग्लिश आप क्यों बोलते हो, उसके पीछे का रीजन जानते हो? आपके ऊपर प्रभाव डाला गया है इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है, इसलिए आप इंग्लिश बोलते हैं। चलिए, तो ये बेसिकली आधुनिक भारत होता है। अब मैं आधुनिक भारत को स्टार्ट करता हूं। मैं शुरुआत करता हूं अराइवल ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया। हेडिंग डाल लेना सभी, चैप्टर 1 आपका शुरू हो रहा है। इसको यूनिट 1 बोलना। चैप्टर मेरी क्लास में कभी कोई यूज नहीं करेगा कि मैं चैप्टर पढ़ने वाला हूं, हम यूनिट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है, चैप्टर छोटे छोटे होते हैं भाई, मैं यूनिट शुरू कर रहा हूं, ठीक है। इसके अंदर सब पार्ट होते हैं, तो दिस इज यूनिट 1। और यूनिट 1 में मैं क्या कवर कराने वाला हूं आपको? यूनिट 1 में मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूं अराइवल ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। क्योंकि इसके अंदर एक चीज नहीं होती, बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। सर ये वो लोग हैं जो स्कूल गए तो लेकिन पहुंच नहीं पाए, अंशु का ऐसा कहना है। अंशु मेरे बच्चे, बदमाशी नहीं भाई मेरी क्लास में नहीं, बदमाशी दिखाओगे तो आप अपनी हालत के स्वयं जिम्मेदार होगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक सेकेंड भाई, ठीक है, नोट करो यार, मैं 1 मिनट रुकना। ओके, तो बेसिकली मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं और थोड़ी सी चीजें जो आप में से कुछ बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा। जितने भी ऐसे बच्चे क्लास के अंदर आते हैं जो ये पूछते हैं सर कितनी क्लासेस तक ये चलेगी, कृपया वो क्लास ना ले। जिनको ये पूछना होता है कि सर ये क्लास कितने क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये सब्जेक्ट, वो क्लास ना लें। सर इसके नोट्स दे दीजिए, वो भी क्लास ना ले, वो नोट्स वाले सेक्शन में चले जाए, नोट्स मिल जाएंगे। क्योंकि आपको क्लास से मतलब नहीं है, आपको नोट्स चाहिए तो वो मिल जाएंगे। ठीक है सर, आप बहुत कड़वा बोलते हैं। भाई मैं कड़वा नहीं, मैं सत्य बोलता हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलो आगे ध्यान से देखिए। और बहुत नॉर्मल सी बात कर रहा हूं, जिसको पढ़ना होता है ना वो बेसिकली पढ़ता है, वो ये नहीं पूछता सर कितनी क्लास होंगी, क्यों होंगी, कैसे होंगी। बहाने ढूंढने के लिए लाखों बहाने हैं, ठीक है। सिलेक्शन देने वाले भी आपके लिए बहाने ही ढूंढेंगे कि यार तुम्हारी ना यार नंबर कम रह गए, यार तुम्हारी हिस्ट्री कमजोर थी, यार तुम्हारी पॉलिटी कमजोर थी, वो भी बहाने ढूंढेंगे। अगर आप लोगों ने बहाने आज ढूंढे तो अगर कल को सिलेक्शन देने वाले ने आपके लिए बहाने ढूंढ लिए तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। क्लियर? सो प्लीज वी हैव पेशेंस, ठीक है। जितनी भी टेक्निकल इश्यूज हैं उसको खत्म करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है और वो उसको खत्म कर देगी जल्दी ही, ऐसा मेरा मानना है। तब तक कृपया करके शांति से आप पढ़ लीजिए। शुरुआत करते हैं अराइवल्स ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया। भारत के अंदर एक आध कंपनी नहीं आई, भारत के अंदर बहुत सारी कंपनियों का अराइवल आपको देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर कितनी कंपनियां आई हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले भारत के अंदर अराइवल्स के अंदर सबसे पहले पोर्तुगीज आए हैं। पोर्तुगीज आए हैं, कौन आए हैं सबसे पहले? पोर्तुगीज। पोर्तुगीज को बोला जाता है सबसे पहले आए पुर्तगाली।
सबसे पहले भारत के अंदर जो कंपनीज आई उसके अंदर एक नाम देखने को मिलता है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगालियों के बाद जो अगले व्यक्ति भारत के अंदर आए वो बेसिकली किस नाम से जाने गए, किस नाम से बेसिकली जाने गए वो आपको समझना होगा। वो थे डचेस, डच, यानी वो व्यक्ति जो नेदरलैंड के, हॉलैंड के आसपास के एरियाज में रहते थे उनको डच कहा जाता था, वो भारत के अंदर आए। सेकंड नंबर पे कौन आए सर? डचेस। ठीक है, डचेस कौन थे सर? डचेस को डच बोला जाता है हिंदी में, लेकिन ये वो लोग हैं जो बेसिकली नीदरलैंड्स में रहते थे। नेदरलैंड्स जो वर्तमान में नेदरलैंड्स देश है वहां पर रहने वाले लोगों को डच कहा जाता था, या इसको पहले हॉलैंड कहा जाता था। नेदरलैंड को ही पहले हॉलैंड कहा जाता था। तो बेसिकली वो लोग जो नेदरलैंड या हॉलैंड से आए उनको हमने डच कहा। इसके बाद भारत के अंदर आते हैं सबसे ज्यादा काइया आदमी, सबसे ज्यादा फर्जी आदमी, नकली आदमी, जिनको ब्रिटिशर्स कहा जाता है। ब्रिटिशर्स कहा जाता है, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज, ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए जिनको आप अंग्रेज कहते हैं या जिनको ब्रिटिश भी कहा जाता है, ब्रिटिश भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेज या ब्रिटिश भी कहा जाता है। इसके बाद अगले आपके कौन आए? अगले कौन आए फटाफट, किसी को पता है अगले कौन आए? अगले कौन आए? अगले आए डेनिस, डेनिस आए अगले। अगले कौन आए? डेनिस आए, और उसके बाद फ्रेंच आए। डेनिस और उसके बाद फ्रेंच, उसके बाद डेनिस आए और उसके बाद फ्रेंच आए। डेनिस और उसके बाद कौन आए सर? उसके बाद आए फ्रेंच, उसके बाद आए फ्रेंच। सर बहुत से लोग कह रहे हैं कि सर फ्रेंचों के आने के बाद ही फ्रेंच कट की प्रथा चली। भाई मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो फ्रेंच कट रखता नहीं। ठीक है, क्लियर? जी हाँ, फ्रेंच सही है भाई। हाँ जी सर सही है, मामला बढ़िया है। अच्छा एक और चीज सर, इनको किस किस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है? ठीक है, इनको किस किस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना है वो बता दीजिए मेरे बच्चे। इसको किस किस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ना? सबसे पहले जो पोर्तुगीज भारत के अंदर आए हैं उनके लिए जो डेट आपको याद रखनी है वो याद रखनी है 1498। 1498 में ये भारत के अंदर आते हैं। इनका आगमन कब होता है? 1498 में आगमन होता है पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज का आगमन होता है 1498 में। इसके बाद डचेस का होता है 1598 में। लगभग 100 साल के बाद ये आता है। ठीक है, जो डचेस हैं वो 1598 में आए। क्लियर है? हाँ जी ठीक है। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं सर वो कब आए थे? 1599 में आए थे। 1599 में आए। ब्रिटिशर्स कब आए सर? 1599 में ब्रिटिशर्स आए। कोई ट्रिक है इनको याद करने की? मैं ट्रिक नहीं बांटता, मैं कॉन्सेप्ट बांटता हूं। पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट लीजिए, अन्यथा की स्थिति में ये चीज तो हम नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए। इसके अलावा ये 1616 में आए हैं डेनिस, और ये 1664 में आए फ्रेंच। ये 1616 में आए हैं डेनिस और ये 1664 में आए हैं फ्रेंच या फ्रांसिस। याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, एक बार में आपको डेट याद करनी पड़ेगी। पहले 1498 में आए, दूसरे 1598 में, तीसरे 1599 में, चौथे 1616 में और पांचवे 1664 में। सो डचेस जो हैं, ठीक है, डचेस 1602 में है। मेरे बच्चे सुनो बहुत ध्यान से मेरी बात को। अगर मैंने यहां पे लिखा है कि ये 1598 में आए हैं तो मैंने कुछ ना कुछ रीजन की वजह से ही लिखा होगा, है ना? तो ऐसे मत करो, ठीक है? आप ये मत बताओ कि सर ये 1602 या 3 में आए। ठीक है, चलो फटाफट इसे नोट करो, कौन कौन से कब कब आए हैं, ये चीज आप थोड़ी सी याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पोर्तुगीज से। ठीक है, ये आपके क्या है? ये आपके सब पोर्शंस हैं। ये हमारी यूनिट 1 है, अराइवल्स ऑफ फॉरेनर कंपनीज इन इंडिया। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, क्लियर? चलिए एक और चीज मैं बहुत ध्यान से बता देता हूं, कोई भी ऐसा बच्चा क्लास के अंदर बैठा हुआ है जिसको ऐसा लगता है कि वो ल्यूटेंट नाम की बुक पढ़ के सिलेक्शन लेगा, तो भाई गलती कर रहे हो। और मैं बिल्कुल अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करता कि आपको वो बुक पढ़नी चाहिए। क्लियर?
जिस बच्चे को मेरे द्वारा बताई गई चीजों के ऊपर कुछ संशय होता है, कुछ शक होता है, आप अपने द्वारा लिखी हुई चीजें लिख सकते हो। मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूं कभी भी, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से ये चीजें मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया। तो सबसे पहले इसमें आप पहला पोर्शन लिखेंगे, भारत में पुर्तगाली, पोर्तुगीज इन इंडिया। दिस इज चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू द यूनिट। चलिए ठीक है, पुर्तगाली भारत के अंदर कैसे आए? पुर्तगालियों का भारत के अंदर आगमन होता है 1498 में, सभी को पता है। लेकिन आपने कभी सोचने का प्रयास किया कि 1498 में पुर्तगाली भारत के अंदर क्यों आते हैं? पुर्तगाली भारत के अंदर क्यों आते हैं? पुर्तगाली भारत के अंदर क्यों आते हैं, उसके बारे में कभी आपने सोचने का प्रयास किया? देखो, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीजें थी जो चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीजें थी जो चल रही थी। जो जितने भी ऐसे लोग थे जो यूरोप के लोग थे, उनको कभी भी कोई स्टेबलाइजेशन मेथड नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से वो स्टेबल करेगी व्यापार कर पाए। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिव सी चीज है, आपके एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इवन आप सीजीएल के प्री में भी बैठे हो ना, तब भी ऐसी बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी कि पुर्तगाली भारत में क्यों आए। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बात बता देता हूं, ठीक है, फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बात आपको बता देता हूं। जो वर्ल्ड लेवल था, वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर यूरोप के अंदर, यूरोप में जो व्यापार था वो कौन चलाया करते थे? वैसे इटालियंस चलाया करते थे। कौन चलाया करते थे सर? इटालियंस चलाया करते थे यूरोप में व्यापार। लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बढ़ा, ठीक है, और भारत में व्यापार कौन चलाया करते थे? भारत में व्यापार कौन चलाया करते थे सर? भारत में व्यापार चलाया करते थे अरब्स। भारत में व्यापार चलाया करते थे अरबी लोग, अरब चलाया करते थे व्यापार। क्लियर? ये चीज मैंने बताई है, भारत के अंदर अरब चलाया करते थे व्यापार। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा है मसालों के व्यापार के उद्देश्य से। शांत हो जा बेटा, मेरी बात सुनता है। ठीक है, तो बेसिकली यूरोप में व्यापार चलाया करते थे कौन? इटालियंस। और अरब में व्यापार कौन चलाया, भारत में व्यापार कौन चलाया करते थे? वो चलाया करते थे अरब जितने भी लोग थे वो, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, जो इटालियंस होते हैं इनकी एक मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई थी यूरोप में। इनकी क्या होती है? मोनोपोली स्टैब्लिश हो गई थी, और जो यूरोप के व्यापारी थे वो इस मोनोपोली को तोड़ना चाहते थे। मोनोपोली यानी एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। इसकी वजह से कई सारे लोग यूरोप से बाहर निकले, ठीक है। यूरोप के जितने भी ऐसे व्यक्ति थे जो व्यापारी थे, उन लोगों ने बाहर निकलने का प्रयास किया, ठीक है, इटालियंस जो सामान लिया करते थे वो अरबन से लिया करते थे। इटालियंस का जो सामान आता था वो कहां से आता था? वो अरबों से आता था। कहां से आता था? अरबों से आता था। एक कॉन्फ्लिक्ट के चलते इटालियंस और अरबों के बीच का जो व्यापार है वो धीरे धीरे उसमें खलल पड़ने लगी। मतलब इन दोनों के बीच में एक कह सकते हैं आप रेक्टिफिकेशन, मतलब आप कह लीजिए इटालियंस और अरेबियंस के बीच में धीरे धीरे जो गर्मी है ना वो बढ़ती चलेगी, गर्मी का माहौल बढ़ता चला गया, जिसकी वजह से इटालियंस और अरेबियंस के बीच में धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, ठीक है। ये सामान यहां से बाई करती थी, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए। इनकी कॉन्फ्लिक्ट के चलते यूरोप में व्यापार जब होता था तो वहां महंगाई बढ़ने लगी। महंगाई क्यों बढ़ी सर? देखो, इटालियंस अरबों से सामान लेते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के चलते इटालियंस अब अरबों से सामान नहीं लेके आ पा रहे हैं। इस वजह से जो इटालियंस व्यापारी हैं वो यूरोप में सामान नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ी। इसी बढ़ती हुई महंगाई को तोड़ने के लिए कई सारे व्यापारी बाहर निकले, जिसमें एक था कोलंबस और एक उसमें व्यक्ति था जिसका नाम हम कहते हैं वास्को डी गामा बेसिकली उस स्थान पर निकला था। यह उस स्थान के लिए निकला था, ठीक है, जहां से ये सब चीज बन के आती है, जहां से इनका व्यापार होने वाला सामान आता है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी, इसको बेसिकली कुछ बुक्स राइटर्स से इसको ये पता था कि ये सारा का सारा सामान ईस्ट में से आता है, ठीक है। वास्को डी गामा को ये पता था ये सारा का सारा सामान ईस्ट में से आता है। निकला तो कोलंबस भी इसीलिए था, ईस्ट में ही था, लेकिन कोलंबस एक
पहाड़ी के ऊपर टक्कर खाके, एक पहाड़ी के ऊपर जिसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया जाता है, उस पहाड़ी के ऊपर टक्कर खाके ये अमेरिका पहुंच गया, ये अमेरिका पहुंच गया कोलंबस। तो इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम वास्को डी गामा पढ़ रहे हैं जो भारत पहुंचा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य व्यापार से होने वाले सामान आता था, वहां जाना था। इसको पता था ईस्ट यानी पूर्व में कोई जगह है। ठीक है, आपने ये तो चीज सुनी होगी कि भारत के अंदर अगर पुर्तगाल भी आए हैं तो उनका नाम क्या था? पुर्तगाली ईस्ट इंडियन कंपनी, पोर्तुगीज ईस्ट इंडियन कंपनी थी। ये लिखना है क्या? नहीं, ये समझना है, बस लिखना नहीं है। ठीक है, ये लिखना नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये ईस्ट था। ठीक है, पूर्व में इनको जाना था, इसकी वजह से ये व्यक्ति भारत के आसपास वाले क्षेत्र में पहुंच पाया। ठीक है, चलिए, अब वो तो गलती से कोलंबस तो पहुंच गया अमेरिका, हमें कोलंबस पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना वास्को डी गामा। वास्को डी गामा के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। चलो, ठीक है, चलो वापस आते हैं हम अपने वास्को डी गामा 1498 में। ठीक है, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली। हेडिंग डालो, जो इस तरीके के पेजेस पे मैं लिखता हूं वो चीज आपको लिखनी है। ठीक है, इस तरीके के पेजेस पे। तो भारत में आने वाला पहला, भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली, पहला पुर्तगाली कौन बना? भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली कौन बना जी? सर वो बना वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ठीक है, ये जो आदमी है ये आप देख रहे हो, दिस पर्सन इज वास्को डी गामा। ये पेंटिंग है, उस समय की एक पेंटिंग है जो आपको विकिपीडिया में देखने को मिल जाएगी, और ये है किंग जेमोरिन। ठीक है, ये है वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। ये भारत के अंदर आता है यूरोप के पुर्तगाल से, भारत के अंदर आता है यूरोप के पुर्तगाल से। तारीख क्या थी सर? 20 मई की तारीख थी जब ये भारत के अंदर आया। 20 मई की तारीख थी जब ये भारत के अंदर आया। ठीक है, याद रखना, 20 मई, 20 मई 1498 में भारत के अंदर आया। वास्को डी गामा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत क्लियरली आप इसको याद रखेंगे। जब वास्को डी गामा भारत आया, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये किस जहाज से भारत में आया? ठीक है, इसके जहाज का नाम क्या था? जहाज का नाम साओ गैब्रियल। इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल। लिखो गैब्रियल। क्या था इसके जहाज का नाम? साओ गैब्रियल था। इसको भारत आने में कितने दिन का समय लगा? इसको भारत आने में कितने दिन का समय लगा? लगभग 90 दिनों की यात्रा करने के बाद ये क्लास में आया। क्लास में नहीं, मतलब भारत में आया। ठीक है, इसने लगभग 90 डेज की यात्रा की, 90 डेज की यात्रा इसने की, तब जाके भारत में आया। भारत के अंदर यह है केरल के कालीकट के तट पर पहुंचा। केरल कालीकट तट पर पहुंचा, कालीकट तट पर पहुंचा, कालीकट तट पर पहुंचा, तट पर पहुंचा। ठीक है, वहां इसका स्वागत किसके द्वारा किया जाता है? वहां इसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया। वहां इसका स्वागत, वहां इसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया, जमोरिन के द्वारा हुआ, के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? जमोरिन के द्वारा किया गया, जमोरिन। ठीक है, याद रखना, जमोरिन के द्वारा किया गया। जमोरिन किसका नाम है? जमोरिन राजा का नाम है, जिसके अधिकार में उस टाइम पे पूरा का पूरा केरल के आसपास का क्षेत्र था, जिसको कालीकट बोला जाता था, जिसको कालीकट बोला जाता था। एक क्वेश्चन आपसे हार्ड लेवल पे पूछा जा सकता है। ठीक है, हार्ड लेवल पर आपसे पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है कि इसको भारत आने के लिए रास्ता किसने दिखाया? इसको भारत आने के लिए रास्ता किसने दिखाया? मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझो इसको, भारत आने के लिए रास्ता किसने दिखाया था? ये क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ लूं तो आपका जवाब क्या होगा? भारत आने के लिए इसको रास्ता एक गुजरात के बंदरगाह पे रहने वाले व्यक्ति ने दिखाया था। ठीक है, इसने भारत का, इसको भारत का रास्ता, इसको भारत का रास्ता किसने दिखाया? अब्दुल मुनीफ ने। ठीक है, किसने दिखाया था? अब्दुल मुनीफ ने, अब्दुल मुनीफ, अब्दुल मुनीफ ने इसको भारत का रास्ता दिखाया। अब्दुल मुनीफ गुजरात का रहने वाला एक दास था। ये गुजरात का रहने वाला एक व्यक्ति था, गुजराती व्यक्ति था। ठीक है, चलो क्लियर है।
अच्छा, अब्दुल मुनीफ ने ही बेसिकली जमोरिन को बताया था कि वो आने वाला है। ठीक है, चलो अब जब अब्दुल मुनीफ आता है, जमोरिन को बताता है, जमोरिन इसका स्वागत करता है। जमोरिन के द्वारा इसका स्वागत क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी चीज देखो, जमोरिन जो था, जमोरिन को बेसिकली लालच था। जमोरिन को क्या था? जमोरिन को लालच था। जमोरिन को क्या था? जमोरिन को था लालच। जमोरिन को लालच था। जमोरिन को किस चीज का लालच था? सर, जमोरिन को लालच था बेसिकली कि अगर कोई विदेशी व्यापारी आएगा, अगर कोई विदेशी व्यापारी आएगा तो वो क्या करेगा? वो टैक्स देगा मुझे। आएगा तो वो क्या देगा? वो मुझे टैक्स देगा और कुछ कीमती सामान भी देगा, क्योंकि वो विदेश से आया होगा। टैक्स और कीमती सामान देगा, जिस कारण से जो जमोरिन से जब ये मिलने के लिए जाता है तो जमोरिन उसको आज्ञा दे देता है व्यापार की। जमोरिन उसको व्यापार की आज्ञा देता है। जमोरिन उसको व्यापार की आज्ञा देता है, व्यापार की आज्ञा देता है और कुछ और भी रियायतें दे देता है, मतलब अपनी तरफ से काफी सारी चीजें बता देता है। ठीक है, चलो अब बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ जी, बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। ये यहां से काली मिर्च को लेकर वापस गया। वास्को डी गामा 1498 में आया था। लगभग 1498 में कुछ समय बिताने के बाद 1499 के आसपास के समय में ये भारत से चला गया। कुछ बुक्स में देखने को मिलता है कि इसने भारत के अंदर 1 साल बिताई। वहीं कुछ अच्छी बुक्स में देखने को मिलता है कि इसने भारत के अंदर 3 से लेकर 6 महीने बिताए। क्योंकि ये मई महीने में आया था, इस वजह से ज्यादा समय बिताने की वजह से 1499 में वापस अपने देश पहुंचा। जी, वापस अपने देश कब पहुंचा? 1499 में। लेकिन ऐसा कहा जाता है भारत से 1498 में ही निकल गया था। लेकिन हम क्या कहेंगे कि 1 वर्ष के बाद अपने देश में पहुंचा, क्योंकि यहां पता पुराने समय में एक मतलब डेट बदलने पर हम वर्ष बदला मान लेते थे, लेकिन भारत के अंदर 3 से लेकर 6 महीने तक रुका था बस। ठीक है, तो इसके बाद हम मान लेते हैं यह वापस काली मिर्च लेकर गया। काली मिर्च लेकर गया। काली मिर्च लेकर गया। ठीक है, और इस काली मिर्च से उसने 60 टाइम्स, मतलब जितना इसका ओवरऑल खर्चा आया था, मान के चलो इसका ओवरऑल जो खर्चा था वो 60 रुपए आया था। ओवरऑल खर्चा कितना आया था? 60 रुपए आया था। तो इसने वहां जाके वो 3600 रुपए में बेची। तो ऐसा कहा जाता है कि यह वापस काली मिर्च लेकर गया। इससे उसने 60 गुना प्रॉफिट कमाया। कितना? 60 गुना प्रॉफिट कमाया। ठीक है, ये बात वहां जाके उसने अपने पोर्तुगीज में जाके अपने राजा को बताई, जिसके चलते उसके राजा ने कहा कि वेरी गुड मेरे बच्चे, अब हम ऐसा ही करेंगे कि इंडिया के साथ ही अब हम व्यापार करेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है? हाँ सर, 20 मई 1498 जितनी भी चीजें इसके अंदर एग्जैक्ट हो चुकी थी वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आपको वास्को डी गामा से रिलेटेड कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को आईडी मेरी पता है, jeetrana.77। बाकी आपकी क्लासेस ऑन द टाइम होने वाली हैं। अपनी क्लास में टाइम से पहुंच जाइए, मैं सीधा आपकी क्लास में आपको मिलता हूं। ठीक है, चलो इस क्लास का लेने का सिर्फ इतना मकसद है कि आप अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाए। ठीक है भाई मुरारी? ठीक है, चलो अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। नए हैं। ठीक है, चलो जब नई नई आंखें हो तो हर मंजर अच्छा लगता है। बहुत कर ली तैयारी, अब बस सिलेक्शन अच्छा लगता है। तो सिलेक्शन आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप उस हिसाब की मेहनत करेंगे। चलिए, हर्षित कह रहा है सर वास्को डी गामा को भारत का रास्ता गूगल मैप ने बताया होगा। आप मेरे बच्चे, आप अपनी गूगल पे को कभी यूज नहीं कर पाएंगे अगर ऐसी गूगल मैप वाली हरकत करेंगे। ये मस्त झंड थी भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सारे के सारे बढ़िया है। समय समाप्ति की घोषणा होती है। हम आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।